मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज के विषय पर जो बातचीत होगी वो रीतिकाल के रूप में जब हम देख रहे थे तो रीतिकाल को 3 भागों में हमने बांटा। अब तक की क्लासेस जो हुई है वो रीतिकाल पे हुई है, उसमें हमने 3 क्लासेस ली हैं। पहला रीति मुक्त काव्य पे, दूसरा रीतिबद्ध काव्य पे और तीसरा रीति सिद्ध काव्य पे। ये 3 प्रकार की कविताएं यानी 3 प्रकार के काव्य रीतिकाल में यानी रीतिकाल के पद्धतियों के बीच में चलती रही। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो रीतिकाल की मुख्य विशेषताओं पर विचार करेंगे कि मुख्य विशेषता इसकी क्या रही है रीतिकाल की, जिसके कारण हम रीतिकाल को जानते हैं, रीतिकाल को समझते हैं। सबसे पहली विशेषता जो रीतिकाल की रही, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो रीतिकाल के सारे कवियों को, सारे काव्यों को, पूरी रचनाओं को देखें तो हमने पाया है कि सबसे पहले रीतिकाल में श्रृंगारिकता बहुत है। इसकी विशेषता सबसे पहली विशेषता क्या लिखेंगे तो श्रृंगारिकता इसमें बहुत है। जहाँ तक आप इन कविताओं को देखेंगे तो उसमें श्रृंगार का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग है, जिसमें आप बिहारी को भी देखें, घनानंद को देखें, मतीराम को देखें, देव, पद्माकर, कोई भी हो, आप देखेंगे कि श्रृंगारिकता इनकी कविताओं में भरी पड़ी है। बड़ी बड़ी रचनाओं में श्रृंगार के बड़े बड़े रूप हैं। नक्षिक वर्णन, पाँव से लेकर, पाँव के नाखून से लेकर शिक तक यानी चोटी तक का वर्णन, कटी से लेकर बालों के अपने अपने अस्तित्व हैं, उन पर देखेंगे। नायिका भेद भी बहुत है रीतिकाल में, उस पर एक क्लास अलग से होगी। आज के रूप में शॉर्ट में हम उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक विस्तृत क्लासेस हम उस पर करेंगे। आप देखते हैं कि पहली प्रवृत्ति इसकी श्रृंगारिकता हो गई, जिसमें श्रृंगार रूपी चीज़ें भरी पड़ी है। दूसरी विशेषता इसकी है दरबारी काव्य। जब देखेंगे खासतौर पर रीतिबद्ध कवियों को आप देखते हैं, रीति सिद्ध कवियों को भी देखें या आप रीति मुक्त में भी देखें तो वो जो दरबारी काव्यों से भरा हुआ कविताएं हैं, जैसे खासतौर पे जो वो कविताएं हैं जो रीतिबद्ध में है, वो रीतिबद्ध की कविताएं बिल्कुल दरबारी काव्य हैं पूरी तरह से, और रीतिकाल में रीतिबद्ध बहुत प्रचुर है, इसलिए एक विशेषता इसकी दरबारी काव्य ली जा सकती है। आप देखेंगे इसकी अगली विशेषता पर बात करें तो लक्षण और उदाहरण के साथ अगर इसकी प्रस्तुति हो रही है, इसका मतलब है कि इसकी विशेषता सांस्कृतिक और परंपरागत है। अर्थात ये इस संस्कारों में, जो साहित्य के संस्कारों में व्याप्त थी श्रृंगारिकता, लक्षण उदाहरण के साथ, और साथ में देखेंगे कि इसकी जो परंपरागत विशेषता है, परंपराओं में है, वो चीज़ें मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आदिकाल में ऐसी विशेषता थी जहाँ पर कि दरबारी काव्य चल रहे थे, श्रृंगारिकता वहाँ भी थी, और उसी को रीतिकाल ने रिपीट किया यानी दोहराया। बस ये बात सच है कि इसमें श्रृंगारिकता की प्रचुरता बढ़ गई। श्रृंगारिकता जो है कहीं ना कहीं अश्लील भी होती हुई नजर आने लगी, जिसको हम कह सकते हैं कि वासनाओं से भरी हुई कविता होने लगी। गुलगुली गुलीचा है, गलीचन है, दरबारी है और दुनिया जहान है, ये सब में आप देखेंगे कि बहुत ही श्रृंगार की अतिशयोक्ति है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो ऐसी श्रृंगारिकता है जिसमें कहीं ना कहीं वासनाएं बहुत ज़्यादा व्याप्त है। बहुत केवल रीति मुक्त कवियों को छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वासनाओं का बहुत विलासिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय राजाओं का मामला था तो राजा विलासिता में जीवन जीते थे। उनके लिए आप कह सकते हैं कि श्रृंगार ना हो तो उनका मनोरंजन कैसे होता, तो उनके मनोरंजन के लिए ऐसी कविता की गई, ऐसी बातें की गई। अगली विशेषता आप देखेंगे कि उसमें क्या है तो ब्रज भाषा का प्रयोग है प्रचुर मात्रा में। आप देखेंगे कहीं भी अवधि नहीं है, कहीं भी खड़ी बोली नहीं है, कहीं भी कोई और भाषा नहीं, केवल और केवल ब्रज है। ब्रज भाषा की प्रचुरता पर्याप्त मात्रा में है। अगली विशेषता देखेंगे कि ईश्वर राधा और कृष्ण के रूप में जरूर हैं, लेकिन ये गौण हैं और सामने नायक नायिका के रूप में ये हैं। कहत नटत रिझत खिजत, आप देख लीजिए, या आप देख सकते हैं नैन नचाई कहीं मुस्काई, गला फिरे खिलन होली। ये यहाँ पर कृष्ण तो हैं, लेकिन वो श्रृंगारिकता है जिसमें देवता देवी नहीं बल्कि नायक नायिका हैं, यानी विलासिता जिसकी बात की जा सकती है इसमें मौजूद हैं। इस काल को अच्छा काल नहीं माना गया। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को निश्चित रूप से कहा कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है,
खास तौर पे साहित्य जो मंगल कार्य नहीं कर सके, लोग मंगल कार्यों में लिप्त न हो, ऐसे साहित्य को साहित्य नहीं माना जाना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने डायरेक्टली कहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि रीतिकाल को साहित्यकारों ने अगर देखा है तो ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस काल में लोक मंगल की भावना नहीं निहित है, और जहाँ लोक मंगल की भावना निहित न हो ऐसी रचनाओं को साहित्यिक रचनाएं नहीं मानी जानी चाहिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं आलोचकों ने इसी निंदनीय माना है रीतिकाल को। लेकिन इसकी बहुत सारी विशेषता हैं जिस पर रीतिकाल बहुत महान है, प्रसिद्ध है। कल की क्लास में हम बातचीत करेंगे कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, और भी कई विशेषताएं इसमें मौजूद हैं। आँखों की विशेषता आप देखेंगे, इसमें नायिका भेद, कई चीज़ें इसमें और भी मौजूद हैं। समय ज़्यादा, क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है, फिर वो डाउनलोड नहीं होता, भेजने में फिर परेशानी होती है, इसलिए शॉर्ट किया जा रहा है, इसको संक्षिप्त किया जा रहा है। अगली क्लास में हम लोग कल बातचीत इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। रीतिकाल ये सप्ताह पूरी रीतिकाल पे लगता है लग जाएगा। अगले के सप्ताह में हम लोग अगले विषय पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।